शुरुआत करने के लिए इससे बेहतर विचार नहीं हो सकता। आज की इस डीप डाइव में हमारा जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि हम सौर मंडल को सिर्फ कुछ ग्रहों के समूह की तरह ना देखें। बिल्कुल, मतलब हम इसे एक बहुत बड़े ब्रह्मांडीय एटलस या कॉस्मिक एटलस की तरह समझना चाहते हैं। सही कहा आपने, क्योंकि लोग अक्सर सोचते हैं कि सौर मंडल का मतलब है सिर्फ सूर्य और उसके 8 ग्रह, लेकिन ऐसा नहीं है। इस परिवार में सूर्य हैं, ग्रह हैं, उपग्रह हैं और इनके अलावा अनगिनत क्षुद्र ग्रह या एस्टेरॉइड, धूमकेतु और उल्कापिंड भी मौजूद हैं। और इस पूरे बिखरे हुए परिवार को एक साथ बांध कर रखने वाली भी कोई चीज तो होगी ही। हाँ, और वो अदृश्य शक्ति है गुरुत्वाकर्षण, यानी ग्रेविटी। गुरुत्वाकर्षण ही वो गोंद है जो इतने गतिशील और कह सकते हैं कि इतने हिंसक ब्रह्मांड में भी स्थिरता लाता है। मतलब ये सारा खेल ग्रेविटी का ही है? बिल्कुल। सूर्य का अपार गुरुत्वाकर्षण बल इस पूरे सिस्टम पर हावी रहता है। ध्यान दीजिए यहाँ क्या हो रहा है। हर एक ग्रह, हर एक क्षुद्र ग्रह असल में सूर्य की ओर गिर रहा है। गिर रहा है? हाँ, लेकिन उनकी अपनी क्षैतिज गति जो हॉरिजॉन्टल स्पीड है वो इतनी तेज है कि वे कभी सूर्य से टकराते नहीं, बस एक निरंतर कक्षा में बंधे रहते हैं। इसे आप एक ब्रह्मांडीय नृत्य की तरह देख सकते हैं। और इस नृत्य का जो मुख्य स्रोत है यानी हमारा सूर्य, उसका आकार तो सच में चौंकाने वाला है। बहुत ज्यादा। अगर हम द्रव्यमान या मास की बात करें तो आपको हैरानी होगी कि पूरे सौर मंडल का 99.8% द्रव्यमान सिर्फ और सिर्फ सूर्य के पास है। 99.8%? मतलब बृहस्पति, शनि, हमारी पृथ्वी, सारे चांद, क्षुद्र ग्रह, ये सब मिलकर भी? हाँ, ये सब कुछ मिला लिया जाए तो ये पूरे सिस्टम का केवल 0.2% हिस्सा ही बनाते हैं। सूर्य इतना विशाल है कि इसका व्यास पृथ्वी से 109 गुना बड़ा है। 109 गुना? तो अगर सूर्य अंदर से खोखला होता तो उसमें हमारी पृथ्वी जैसी लाखों दुनियाएं समा जाती। 10 लाख से भी ज्यादा दुनियाएं आसानी से समा सकती थीं। अब इस चित्र में आप देख सकते हैं कि सूर्य का ये विशाल द्रव्यमान किस तरह की भौतिक प्रक्रियाओं को जन्म देता है। सूर्य मुख्य रूप से गैसों का एक विशाल गोला है जिसमें सबसे ज्यादा हाइड्रोजन होती है, शायद 71 से 75% के आसपास। बिल्कुल सही। और 26% हीलियम होती है। बाकी बचे हुए 2% में कार्बन, ऑक्सीजन और लोहे जैसे भारी तत्व होते हैं। तो फिर इतनी असीमित ऊर्जा कहां से आती है जो पूरे सौर मंडल को रोशन कर रही है? इसे आसान भाषा में समझें तो सारा जादू सूर्य के केंद्र में होता है, जिसे हम कोर कहते हैं। वहां गुरुत्वाकर्षण के कारण दबाव और तापमान इतना अधिक होता है, करीब 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस, कि वहां एक बहुत ही शक्तिशाली प्रक्रिया शुरू हो जाती है जिसे हम न्यूक्लियर फ्यूजन या नाभिकीय संलयन कहते हैं। एकदम सही। इस अत्यधिक दबाव में हाइड्रोजन के परमाणु जो सामान्य तौर पर एक दूसरे से दूर भागते हैं वो आपस में टकराकर जुड़ने लगते हैं और हीलियम में बदल जाते हैं। और इसी प्रक्रिया में थोड़ा सा द्रव्यमान विशाल ऊर्जा में बदल जाता है। हाँ, आइंस्टीन के प्रसिद्ध सूत्र के अनुसार यही ऊर्जा प्रकाश और गर्मी के रूप में अंतरिक्ष को चीरते हुए हम तक पहुंचती है। लेकिन एक और दिलचस्प बात है, हम अक्सर सूर्य को एक स्थिर बिंदु मान लेते हैं जिसके चारों तरफ सब घूम रहे हैं। जबकि ब्रह्मांड में कुछ भी पूरी तरह से स्थिर नहीं है। हमारा सूर्य भी अपने पूरे परिवार को साथ लेकर हमारी आकाशगंगा यानी मिल्की वे गैलेक्सी के केंद्र की परिक्रमा कर रहा है। और इसकी गति भी बहुत तेज है, लगभग 8 लाख किलोमीटर प्रति घंटा। बिल्कुल, लेकिन हमारी आकाशगंगा इतनी विशाल है कि इतनी तेज गति के बावजूद सूर्य को उसका एक पूरा चक्कर लगाने में लगभग 22 से 25 करोड़ साल लग जाते हैं। 25 करोड़ साल एक चक्कर के लिए? हाँ, और खगोल विज्ञान में इसी विशाल समय अवधि को कॉस्मिक ईयर या ब्रह्मांड वर्ष कहा जाता है। ये कॉस्मिक ईयर का पैमाना तो दिमाग घुमा देने वाला है। चलिए सूर्य से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और ग्रहों की बात करते हैं। मुझे याद है बचपन में हम 9 ग्रह पढ़ा करते थे, प्लूटो को मिलाकर। लेकिन 2006 में अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ यानी IAU के प्राग सम्मेलन ने खगोल विज्ञान के नियम बदल दिए। क्योंकि तब तक प्लूटो जैसे और भी कई पिंड मिल चुके थे। बिल्कुल, दूरबीनों की तकनीक उन्नत हो चुकी थी और कुइपर बेल्ट में प्लूटो के आकार के उससे भी बड़े पिंड जैसे एरिस खोजे जा चुके थे। अगर हम प्लूटो को ग्रह मानते तो ग्रहों की सूची 50 या 100 तक पहुंच सकती थी। तो फिर एक सख्त नियम की जरूरत पड़ी। हाँ, प्राग सम्मेलन में ग्रह कहलाने के लिए 3 मुख्य शर्तें रखी गई। पहली, पिंड को सीधे सूर्य की परिक्रमा करनी चाहिए।
ठीक है, और दूसरी शर्त ये थी कि पिंड का अपना गुरुत्वाकर्षण इतना हो कि वो एक लगभग पूर्ण गोलाकार आकार ले सके। और तीसरी, जो सबसे निर्णायक शर्त थी, वो थी क्लियरिंग द ऑर्बिट, यानी अपनी कक्षा को साफ रखना। मतलब अपने रास्ते का बॉस होना। आप ऐसा कह सकते हैं। उसे अपनी कक्षा के आसपास गुरुत्वाकर्षण की दृष्टि से सबसे शक्तिशाली होना चाहिए, और यहीं प्लूटो फेल हो गया। क्योंकि वो नेपच्यून की कक्षा को काटता है और कुइपर बेल्ट के दूसरे बर्फीले पिंडों के साथ अपनी कक्षा साझा करता है। बिल्कुल, प्लूटो अपने क्षेत्र का बॉस नहीं है, इसलिए उसे ग्रहों की सूची से हटाकर बौना ग्रह या ड्वार्फ प्लैनेट की श्रेणी में डाल दिया गया। विज्ञान हमेशा नए डेटा के साथ खुद को अपडेट करता रहता है, ये उसी का उदाहरण है। तो इस तरह हमारे पास बचे 8 मुख्य ग्रह। हाँ, और इन 8 ग्रहों को सूर्य से उनकी दूरी और भौतिक संरचना के आधार पर बांटा गया है। सूर्य के सबसे करीब के 4 ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल आंतरिक या पार्थिव ग्रह कहलाते हैं। इंग्लिश में इन्हें टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स कहते हैं, जिनकी सतह चट्टानी और ठोस होती है। सही कहा। शुरुआती दौर में सूर्य के शक्तिशाली तूफानों ने हल्की गैसों को दूर धकेल दिया था, इसलिए सूर्य के करीब सिर्फ भारी तत्व ही बचे, जिनसे ये चट्टानी दुनियाएं बनी। और इनकी अपनी अलग अलग पहचान भी है। जैसे बुध सूर्य के सबसे करीब है और सबसे छोटा है, और इसके पास कोई वायुमंडल नहीं है। जबकि शुक्र की बात करें तो वो सबसे चमकीला है और सबसे गर्म भी। हाँ, क्योंकि उसका वायुमंडल कार्बन डाइऑक्साइड से इतना घना है कि ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करता है। और फिर आती है हमारी पृथ्वी, नीला ग्रह, जहाँ जीवन मौजूद है। और उसके बाद मंगल, जिसे हम लाल ग्रह कहते हैं, क्योंकि वहाँ लोहे में लगने वाले जंग की प्रचुर मात्रा है। इन चारों में एक समानता ये भी है कि इनके पास उपग्रह या तो बिल्कुल नहीं है या बहुत कम है। फिर इन चट्टानी ग्रहों और बाहरी विशाल गैस वाले ग्रहों के बीच एक बड़ी सी सीमा आती है, क्षुद्र ग्रह पेटी या एस्ट्रॉइड बेल्ट। ये मंगल और बृहस्पति के बीच एक विशाल घेरा है। बृहस्पति का गुरुत्वाकर्षण इतना ज्यादा था कि उसने यहाँ के मलबे को कभी जुड़कर ग्रह नहीं बनने दिया। और यहीं सीरीज नामक सबसे बड़ा पिंड मौजूद है, जो एक बौना ग्रह भी है। बिल्कुल, और ये चट्टानी टुकड़े सिर्फ वहीं नहीं रहते, कभी कभी भटककर पृथ्वी की तरफ भी आ जाते हैं। जिसका एक बहुत अच्छा उदाहरण हमारे भारत में ही है, महाराष्ट्र की लोनार झील। एकदम सही उदाहरण दिया आपने। वो झील लगभग 50,000 साल पहले एक उल्का पिंड के पृथ्वी से टकराने से ही बनी थी, जो याद दिलाता है कि ब्रह्मांड का ये मलबा काफी खतरनाक भी हो सकता है। खैर, इस बेल्ट के पार बाहरी ग्रह आते हैं, जोवियन प्लैनेट्स, जिनमें गैस दानव और बर्फ दानव आते हैं। बृहस्पति सबसे बड़ा है, इतना विशाल कि इसमें 1300 पृथ्वियां समा जाएं। और फिर शनि, जो अपने शानदार छल्लों के लिए मशहूर है, जो बर्फ और धूल के टुकड़ों से बने हैं। और इनके बाद अरुण और वरुण, यानी यूरेनस और नेपच्यून, जिन्हें हम आइस जायंट्स कहते हैं, क्योंकि ये सूर्य से इतनी दूर है कि वहाँ पानी, अमोनिया और मीथेन सब अत्यधिक ठंड के कारण जमी हुई अवस्था में रहते हैं। इन सभी ग्रहों के घूमने के तरीके में भी तो एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। बहुत बड़ा ट्विस्ट है। परिक्रमण यानी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना, वो तो सबका पश्चिम से पूर्व की ओर ही है, लेकिन जब धुरी पर घूमने की बात आती है, हाँ, जो रोटेशन होता है, तो शुक्र और अरुण बिल्कुल अलग व्यवहार करते हैं। जहाँ बाकी ग्रह पश्चिम से पूर्व घूमते हैं, शुक्र अपनी धुरी पर उल्टी दिशा में यानी पूर्व से पश्चिम घूमता है। इसका मतलब शुक्र ग्रह पर सूर्य पश्चिम से उगता है। बिल्कुल। और अरुण की स्थिति तो और भी अजीब है। वो अपनी धुरी पर 98 डिग्री झुका हुआ है। वो एक लुढ़कते हुए बैरल की तरह परिक्रमा करता है। ऐसा माना जाता है ना कि सौर मंडल के शुरुआती दौर में कोई बहुत बड़ा आकाशीय पिंड इनसे टकराया होगा। हाँ, विज्ञान का यही मानना है। उस भयानक ब्रह्मांडीय टक्कर ने शुक्र को उल्टा कर दिया और अरुण को क्षैतिज रूप से गिरा दिया। इसी वजह से अरुण पर एक ध्रुव पर 42 साल तक दिन रहता है और दूसरे ध्रुव पर 42 साल तक रात। 42 साल की रात सोचकर ही अजीब लगता है। ग्रहों के बाद अगर हम उपग्रहों की ओर देखें तो वहां भी काफी विविधता है। बिल्कुल, प्राकृतिक और कृत्रिम उपग्रहों में अंतर समझना जरूरी है। जैसे भारत का आर्यभट्ट कृत्रिम था, मानव निर्मित, लेकिन जो प्राकृतिक चांद है वो अद्भुत है। जैसे बृहस्पति का गैनीमेड, मैंने पढ़ा है कि वो सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। इतना बड़ा कि बुध ग्रह से भी बड़ा है और इसका अपना चुंबकीय क्षेत्र भी है। वहीं मंगल का डिमोस सबसे छोटे उपग्रहों में से एक है। और शनि के पास तो जैसे अपना एक मिनी सिस्टम ही है, 82 से ज्यादा उपग्रह हैं उसके पास। और मजेदार बात यह है कि बुध और शुक्र के पास एक भी चांद नहीं है, शायद सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के कारण। एकदम सही। वो सूर्य के इतने करीब हैं
कि अगर कोई पिंड वहां टिकने की कोशिश भी करता तो सूर्य उसे खींच लेता या उसकी कक्षा इतनी अस्थिर कर देता कि वो अंतरिक्ष में कहीं खो जाता। चलिए अब इस कॉस्मिक एटलस के सबसे बाहरी किनारों पर चलते हैं, नेपच्यून के पार। कुइपर बेल्ट, जो हमारे एस्टेरॉइड बेल्ट जैसी ही है लेकिन बहुत विशाल है। यहीं प्लूटो के अलावा एरिस, हाउमेया और मेके मेके जैसे बौने ग्रह रहते हैं। और शायद यहीं से धूमकेतु या कॉमेट्स भी आते हैं। लोग अक्सर टूटते तारे और धूमकेतु में कंफ्यूज हो जाते हैं। हाँ, मैं स्पष्ट कर देती हूँ। जब अंतरिक्ष का कोई चट्टानी टुकड़ा पृथ्वी के वायुमंडल में आता है और घर्षण से जलता है तो उसे उल्का या टूटता तारा कहते हैं, और अगर वो जमीन पर गिर जाए तो उल्का पिंड। लेकिन धूमकेतु तो चट्टान नहीं होते। नहीं, धूमकेतु बर्फ और धूल के पिंड होते हैं। जब वो सूर्य के करीब आते हैं तो सूर्य की गर्मी से बर्फ गैस में बदल जाती है और एक चमकदार पूंछ बन जाती है। और सूर्य की जो सोलर विंड्स होती हैं, वो इस पूंछ को हमेशा सूर्य की विपरीत दिशा में धकेलती हैं। बिल्कुल, जैसे प्रसिद्ध हेली धूमकेतु जो हर 76 साल में दिखता है। तो क्या कुइपर बेल्ट पर हमारा सौरमंडल खत्म हो जाता है? नहीं, इसकी अंतिम सीमा है ऊंट क्लाउड। ये एक विशाल गोलाकार आवरण है जिसने पूरे सौरमंडल को एक बुलबुले की तरह घेरा हुआ है। इसमें अरबों बर्फीले पिंड हैं। और बस ऊंट क्लाउड के पार फिर असीम अंतरिक्ष शुरू हो जाता है। और यहीं हमें इस ब्रह्मांड की विशालता पर सोचने की जरूरत है। हमने सूर्य से लेकर ऊंट क्लाउड तक का सफर तय किया, लेकिन इस अंतिम सीमा के पार क्या है? मिल्की वे में तो सूर्य जैसे अरबों तारे हैं। बिल्कुल। तो क्या ये संभव नहीं है कि उन तारों के इर्द गिर्द भी ऐसे ही सौरमंडल हो? क्या पता कहीं कोई और गैनीमेड हो या कोई और नीला ग्रह हो जहां बिल्कुल हमारे जैसे ब्रह्मांडीय नियम काम कर रहे हो? यह संभावना सचमुच हमारे अस्तित्व के पैमाने को एक नया दृष्टिकोण देती है। यह हमें याद दिलाती है कि हमारा यह पूरा ब्रह्मांडीय एटलस, सूर्य और उसके 8 ग्रह, ये सब इस अनंत ब्रह्मांड के महासागर में सिर्फ एक छोटी सी बूंद के समान है। इस असीम अंतरिक्ष में अनगिनत डीप डाइव्स का इंतजार है और यह खोज लगातार चलती रहेगी। आज के इस विस्तृत और वैज्ञानिक सफर में बस इतना ही। तो दोस्तों, उम्मीद है आज की क्लास आपको अच्छे से समझ आ गई होगी